Hello dear students, good morning to all of you. Till now we have discussed in this unit about the resistance और ये resistance आया कहाँ से, ओम्स लॉ से। तो ओम्स लॉ के बारे में हमने सीखा, उसके बाद रेजिस्टेंस के बारे में सीखा, फिर हमने रेसिस्टिविटी के बारे में सीखा। अब हम क्या करेंगे, इसी चीज़ को और डीप में मतलब माइक्रो लेवल पे, अभी तो हम बाहर से समझ रहे हैं, अगर इसकी इंटरनल प्रॉपर्टीज के बारे में सीखें कि इसके अंदर में क्या होता है, और फिर उस माइक्रो लेवल पे जाके अगर हम ओम्स लॉ को बनाएं, क्या वहाँ पे उसकी डिफाइन डायरेक्शन भी बताने की ज़रूरत पड़ेगी या सिर्फ मैग्नीट्यूड बताने की ज़रूरत पड़ेगी। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ओम्स लॉ जो है उसकी कोई वेक्टर फॉर्म भी है। वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। और फिर लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि टेम्परेचर का जो रेजिस्टेंस के ऊपर इफेक्ट है उसको मेजर कैसे किया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम धीरे धीरे एक दो डेफिनेशन सीखेंगे, उसके बाद फिर हम माइक्रो लेवल पे जाएंगे कि कैसे ओम्स लॉ जो है माइक्रो लेवल पे वैलिड होता है या उसकी माइक्रो लेवल पे ओम्स लॉ की फॉर्म क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज ए टर्म करंट डेंसिटी। करंट density, let me check. Okay, I have to write down. Current density, करंट डेंसिटी जो है इसको J से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या होती है, करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू टोटल करंट पर यूनिट एरिया। कौन सा एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। अब फॉर एग्जांपल ये इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट। अब ये एरिया जो है, मान लिया एक सर्कुलर चीज है, उसका एरिया पाई आर स्क्वायर है, एक सर्कल है जिसकी रेडियस आर है, तो एरिया ये लें, या दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, करंट ये ऐसे जा रहा है लेकिन एरिया जो है, पहले तो जो था इसके सामने से ये जो गोल चीज, फॉर एग्जांपल दिस इज ए सर्कल, पहले तो ये सर्कल ऐसे था, अब मैं क्या करता हूँ इस सर्कल को ऐसे इंक्लाइंड बना देता हूँ, या इस डायरेक्शन में या उस डायरेक्शन में। मतलब अभी तो मैंने क्या दिखाया ऊपर वाले केस में, दिस इज ए सर्कल एंड दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट, बिल्कुल एक दूसरे से ये नॉर्मल डायरेक्शन में है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। और अगर दूसरी सिचुएशन में ऐसे होगा, तो सर्कल तो अब भी वही है लेकिन अब ये क्या कर दिया, इंक्लाइंड कर दिया। तो ये जो एरिया की वैल्यू लेनी है, कौन सी लेनी है, क्योंकि एरिया तो इस सर्कल का अब भी सेम है, एरिया तो इसका अब भी सेम है, तो क्या दोनों ही सिचुएशन में करंट डेंसिटी जो सेम होगी, तो करंट डेंसिटी जो है वो सेम नहीं होगी। करंट डेंसिटी में करंट की वैल्यू तो सेम रहेगी, फिक्स्ड रहेगी, लेकिन हमें एरिया जो लेना है वो एरिया लेना है जो इसके नॉर्मल डायरेक्शन में होगा। अब ये नॉर्मल में तो नहीं है तो कोई बात नहीं, इसका जो नॉर्मल कंपोनेंट होगा वो ले लेंगे। इसका मान लिया नॉर्मल कंपोनेंट ये है, अगर ये A है तो ये क्या हो जाएगा, अगर नॉर्मल के और इसके बीच में थीटा एंगल है तो ये हो जाएगा A cos थीटा। तो हम क्या करेंगे, एरिया जो है हमेशा इसके नॉर्मल डायरेक्शन में, अगर ऑलरेडी नॉर्मल डायरेक्शन में है तो आप सीधा एरिया लिख सकते हो, नहीं तो A cos थीटा। अब अगर ये cos थीटा लगाने का क्या मतलब है, थीटा इज द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ करंट एंड एरिया, लेकिन एरिया की डायरेक्शन को हम कैसे लिखते हैं, नॉर्मल टू द एरिया, क्योंकि एरिया की डायरेक्शन को हम उसके नॉर्मल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे तो करंट की भी यही डायरेक्शन है और इसका अगर नॉर्मल ड्रा करोगे तो उसकी भी वही डायरेक्शन होगी, क्योंकि मान लिया दिस इज ए सर्कल, इस सर्कल के ऊपर अगर नॉर्मल ड्रा करेंगे तो ये ऐसे ही जाएगा और करंट की भी वही डायरेक्शन है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा और cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। दूसरी सिचुएशन जब नॉर्मल नहीं है तो हमें तो इसका कंपोनेंट वही लेना है जो जितना इसके नॉर्मल में है, पूरा एरिया नहीं लेना है।
तो वहां पे थीटा की वैल्यू आने से cos थीटा की वैल्यू 1 के अलावा कुछ और आ जाएगी। तो a के साथ वो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया का उतना इफेक्ट आ जाएगा जो इसके नॉर्मल में है। तो दिस इज करंट डेंसिटी। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। J इंटू ए कोस थीटा इज इक्वल टू करंट। अब आपने एक चीज 11th क्लास में सीखी होगी कि A डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा, जिसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स। और डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर क्या होता है? A डॉट बी, ये होता है ए बी कोस थीटा के बराबर। तो क्या हम इस ए बी कोस थीटा को A डॉट बी लिख सकते हैं? तो इसको अगर हम ए जे को मान लेते हैं ए फर्स्ट क्वांटिटी, ए को मान लेते हैं सेकंड क्वांटिटी इनटू कोस थीटा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? जे डॉट ए इज इक्वल टू आई। और डॉट प्रोडक्ट जो है हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होता है उसका रिजल्टेंट। जैसे वर्क डन इज इक्वल टू ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट होता है। पावर इज इक्वल टू फोर्स डॉट प्रोडक्ट वेलोसिटी। पावर स्केलर क्वांटिटी, लेकिन फोर्स और वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। वर्क डन भी इसी तरीके से एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? करंट जो है करंट डेंसिटी और एरिया की डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है। और यहां से क्या पता चलता है कि करंट डेंसिटी जो है दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी। करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो आज के बाद कंफ्यूज मत होना। करंट जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन करंट डेंसिटी जो है दैट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब इसकी यूनिट क्या होगी करंट डेंसिटी की? यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू आई बाई ए होता है। आई की यूनिट है एम्पेयर, एरिया की यूनिट है मीटर स्क्वेयर। तो J की क्या यूनिट हो जाएगी? एम्पेयर पर मीटर स्क्वेयर। दिस इज द यूनिट। अब ये अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो इसकी डायरेक्शन होगी जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करते हैं उसी डायरेक्शन में करंट डेंसिटी होगी। तो इसको आप ऐसे मत बोल देना कि करंट की ये डायरेक्शन है तो इसी डायरेक्शन में होगा, नहीं। डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज मोशन। जिस भी डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेंगे उसी डायरेक्शन में करंट डेंसिटी की डायरेक्शन मानी जाएगी, बिकॉज इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है करंट डेंसिटी का? तो फिजिकल सिग्निफिकेंस इसका ये बनता है कि एक एरिया के अंदर कितना ज्यादा करंट है उसकी उतनी ही ज्यादा डेंसिटी। क्यों? क्योंकि अगर ये एरिया ऐसा है, अगर एक छोटे से एरिया में ज्यादा करंट है तो करंट डेंसिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। या इसका उल्टा, करंट तो सेम है, मान लिया 5 एम्पियर, लेकिन अगर ये एक तो छोटे से एरिया में है, दूसरी सिचुएशन में कि करंट तो है 5 एम्पियर ही लेकिन ये बड़े एरिया में है, तो अगर करंट सेम है, कांस्टेंट है, तो करंट डेंसिटी किस पे डिपेंड करती है? एरिया पे। मतलब जितने कम एरिया में करंट होगा उसकी उतनी ही करंट डेंसिटी ज्यादा होगी। जब आई फिक्स है तो छोटा एरिया में ज्यादा करंट है तो करंट डेंसिटी भी क्या हो जाएगी? ज्यादा। इसका उल्टा, अगर कहीं पे एरिया दोनों सिचुएशन में सेम है लेकिन करंट ज्यादा है, तो एरिया तो सेम है, एक तो मान लिया एक एरिया 5 मीटर स्क्वायर, दूसरा भी है 5 मीटर स्क्वायर। जिस एरिया में करंट ज्यादा जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे कि वहां पे करंट डेंसिटी जो है ज्यादा है। एक तो ये सिचुएशन बन गई। दूसरी सिचुएशन क्या बन गई कि करंट जो है सेम है, 5 एम्पियर 5 एम्पियर। अब एक जगह तो वो 2 स्क्वायर मीटर में से जा रहा है और एक जगह वो 10 स्क्वायर मीटर में से जा रहा है। तो छोटे एरिया में से अगर 5 एम्पियर जाएगा करंट तो वहां पे क्या होगा? वो नजदीक नजदीक से जाएगा, इसलिए वहां पे करंट डेंसिटी को क्या माना जाएगा? ज्यादा माना जाएगा। तो करंट डेंसिटी का यही फिजिकल सिग्निफिकेंस है कि इट इज ए पैरामीटर विच इज शोइंग अबाउट द डेंसिटी ऑफ द करंट इन ए पर्टिकुलर एरिया। इफ करंट डेंसिटी इज मोर, इट मीन्स देयर इज लॉट ऑफ करंट इन small area. If current density is less, it means there is less current in more area. तो इस तरीके से आप समझ सकते हो।
अब करंट डेंसिटी ये एक इंटरनल प्रॉपर्टी है कि करंट की अंदर इसको इस पैरामीटर से हमें एक फील होता है कि एरिया के अंदर कितना करंट है, उसको हम देख के इस पैरामीटर को देख के हम समझ पाए कि अगर डेंसिटी ज्यादा है तो वहां पे करंट जो अमाउंट ऑफ करंट है वो ज्यादा है, और अगर कम है तो अमाउंट ऑफ करंट भी कम है। नेक्स्ट अब एक प्रॉपर्टी है कंडक्टेंस। अभी तक हमने रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी के बारे में ही सीखा है, तो कंडक्टेंस क्या है? कंडक्टेंस इसको रिप्रेजेंट करते हैं जी से। जैसे आपने रेजिस्टेंस के बारे में सीखा, रेजिस्टेंस क्या है? ये वो अपोजिशन है जो करंट फ्लो में होगी, मतलब दिस इज अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, ये उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। कंडक्टेंस जो है इसका बिल्कुल उल्टा है, ये रिप्रेजेंट करता है कि किसी कंडक्टर में कितनी आसानी से करंट फ्लो करेगा, ये रिप्रेजेंट करता है कि कंडक्टर में कितनी मुश्किल से करंट फ्लो करेगा। इसका बिल्कुल उल्टा, इट इज रिप्रेजेंटिंग एज ऑफ फ्लो ऑफ करंट। एज मतलब कितनी आसानी से, तो जी जो कंडक्टेंस है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, या डायरेक्टली किताब में ऐसा लिखा गया है इट इज इक्वल टू 1/r। जिसका रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा मतलब उसमें विरोध उतना ही ज्यादा होगा, तो वहां पे करंट फ्लो होने के चांसेस या आसानी उतनी ही कम होगी। या उल्टा बोलो कि जिसका रेजिस्टेंस कम मतलब विरोध कम, इसलिए करंट फ्लो ज्यादा आसानी से फ्लो करेगा। तो दिस इज नोन एज कंडक्टेंस। अब कंडक्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी? हमें पता है रेजिस्टेंस की यूनिट ओम है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी कंडक्टेंस की? पर ओम। इसी को और भी अच्छे से लिख सकते हैं दूसरे तरीके से, इसको हम लिखते हैं रेजिस्टेंस को OHM ओम, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? मो, ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा इसकी इसी यूनिट को ऐसे भी लिख सकते हैं SIMEN साइमन। तो जो ये कंडक्टेंस है इसकी तीन तरीके से यूनिट लिख सकते हैं, या तो ऐसे, या मो, और या SIEMEN साइमन। ये एक साइंटिस्ट का नाम था, इसने कंडक्टेंस के बारे में बताया था, और इसको कैपिटल S से भी डिनोट करते हैं। जैसे न्यूटन में 5 न्यूटन लिखना है तो 5 कैपिटल N लिख देते हैं। तो इसी तरीके से अगर कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करना कहीं पे मान लिया 10 साइमन, तो 10 उसके बाद कैपिटल S भी लिख सकते हैं, या पर ओम या मो, ऐसे कोई भी एक तरीका आप अपना सकते हो। नेक्स्ट जैसे रेसिस्टिविटी थी, रेसिस्टिविटी क्या रिप्रेजेंट करती थी? रेसिस्टिविटी रिप्रेजेंट करती थी किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी कि पर यूनिट क्यूब का कितना रेजिस्टेंस है, उसको हम बोलते थे रेसिस्टिविटी। इसी तरीके से कंडक्टिविटी है रेसिस्टिविटी की उल्टी, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा से, और ये है रेसिस्टिविटी की उल्टी। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? तो एक बार थोड़ा और बता देता हूं। रेसिस्टिविटी हमने क्या सीखा था कि एक यूनिट क्यूब मतलब इसकी लंबाई भी 1 मीटर और जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी 1 मीटर है, उसका जब हम रेजिस्टेंस निकालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? उस मटेरियल की रेसिस्टिविटी बोलते हैं। तो ऐसे ही उसकी जो रेसिस्टिविटी का इनवर्स अगर हम कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगी? उस मटेरियल की कंडक्टिविटी हो जाएगी। अब रेसिस्टिविटी की यूनिट हमने सीखी थी, यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी क्या थी? ओम मीटर। तो इसकी कंडक्टिविटी की यूनिट क्या हो जाएगी? 1/ओम मीटर। तो ये क्या बन जाएगी? पर ओम पर मीटर। या इसको दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं? मो पर मीटर। या इसको कैसे लिख सकते हैं? साइमन पर मीटर। तो इस तरीके से कोई भी तरीका एक हम अपना सकते हैं इसकी यूनिट को रिप्रेजेंट करने का। दिस इज नोन एज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी किस किस पे डिपेंड करेगी? जैसे रेसिस्टिविटी जिस चीज पे डिपेंड करती है उसी चीज पे कंडक्टिविटी रिप्रेजेंट करेगी। रेसिस्टिविटी का क्या फार्मूला था? M/NE² टाउ। तो रेसिस्टिविटी किस किस पे डिपेंड करती है? एक तो करती है नेचर ऑफ मटेरियल पे,
दूसरा ये डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। टेम्परेचर बढ़ने से रेसिस्टिविटी बढ़ती है। नेचर कैसा है मटेरियल का, फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसमें अगर ज्यादा है तो रेसिस्टिविटी कम है, और अगर ये कम है तो रेसिस्टिविटी ज्यादा है। तो ये ही दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है कंडक्टिविटी। तो टेम्परेचर बढ़ने से कंडक्टिविटी बढ़ेगी या घटेगी? तो हमें पता है कि टेम्परेचर बढ़ने से रेसिस्टिविटी बढ़ती है, तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। नेचर ऑफ मटेरियल का क्या मतलब है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिस मटेरियल में ज्यादा होंगे तो उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी? ऑब्वियसली ज्यादा होगी, और उसकी रेसिस्टिविटी जो है कम होती है, वो हम कल डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग माइक्रो लेवल पे ओम्स लॉ क्या है, या फिर उसको बोलेंगे वेक्टर फॉर्म में ओम्स लॉ क्या है। क्योंकि अब हम जो कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, करंट डेंसिटी, ये सब जो हमने स्टडी किए हैं, ये सब क्या थे? डीप लेवल, माइक्रो लेवल पे थे। अब माइक्रो लेवल, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ये पूछने का एक और भी तरीका है इसी क्वेश्चन को। मैं वही पहले ये कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि दूसरा कैसे इस क्वेश्चन को पूछ सकता है। अभी हमने क्या सीखा? J इजिकल टू आई बाई ए। एरिया कौन सा? जो नॉर्मल डायरेक्शन में है, तो ए कोस थीटा को मैं ऐसे लिख देता हूं, जो नॉर्मल डायरेक्शन में। आई के बारे में हम क्या सीख चुके हैं? एन ई ए वी डी डिवाइडेड बाई एरिया। एरिया से एरिया कैंसिल, तो ये क्या बन गया? एन ई वी डी। वी डी की अगर वैल्यू रखनी चाहे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, तो ये होती है ई ई बाई एम इंटू टाउ। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू होती है। अब ये क्या बन गया? एन ई स्क्वेयर टाउ डिवाइडेड बाई एम, और ई को लिखने देते हैं एज इट इज। अब इसको मैं क्या लिख रहा हूं? उल्टा करके लिख रहा हूं, 1 बाई एम बाई एन ई स्क्वेयर टाउ, और ये ई जो है एज इट इज। ये मैंने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि m बाई एन ई स्क्वेयर टाउ की वैल्यू क्या होती है? ये होता है रेसिस्टिविटी के बराबर, तो 1 बाई रेसिस्टिविटी इंटू ई, ये क्या आ गया? J के बराबर आ गया। अब J इज इक्वल टू 1 बाई रेसिस्टिविटी किसके बराबर हो जाएगी? कंडक्टिविटी के बराबर हो जाएगी, और कंडक्टिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से इंटू ई। अब इसमें एक चीज देखो आप, J जो है करंट डेंसिटी है, और करंट डेंसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके ऊपर मैं एक एरो लगा देता हूं। सिग्मा जो है, ये सिग्मा क्या है? कंडक्टिविटी है। कंडक्टिविटी किसका उल्टा है? रेसिस्टिविटी का, तो वो तो कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, दिस इज सेम एज इट इज। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। तो इस तरीके से आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। इसको माइक्रोस्कोपिक फॉर्म क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो करंट डेंसिटी है, कंडक्टिविटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो है सब अंदर की प्रॉपर्टीज हैं। और पहले जो हमने सीखा था I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ये बाहर की प्रॉपर्टी है। बाहर से पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, और बाहर में फिर उसके क्या है? करंट दोनों किनारों से निकलता और घुसता हुआ हमें दिखता है। लेकिन ये क्या है? अंदर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड, जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? अंदर के पार्टिकल्स जो है अपनी डायरेक्शन चेंज करेंगे। नेगेटिव चार्ज जो है पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे, और पॉजिटिव वाले नेगेटिव की तरफ। ये सब अंदर की ओर हो रहा है। और जे क्या रिप्रेजेंट करता है? करंट डेंसिटी की, उसके एरिया के अंदर कितनी ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस है। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? सिग्मा एक प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है कि उसकी कंडक्टिविटी कितनी है। सो दैट्स व्हाई दिस इज माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। अभी जो पहले हमने सिंपल ओम्स लॉ पढ़ा था, I इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और फिर वहां से हमने ऐसे किया था V इज इक्वल टू IR। यहाँ पे कोई भी क्वांटिटी जो है वेक्टर फॉर्म में नहीं थी। पोटेंशियल भी एक स्केलर क्वांटिटी है, करंट भी स्केलर क्वांटिटी है, रेजिस्टेंस भी स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटीज आ गई। इसलिए इसी को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि दिस इज वेक्टर फॉर्म
ऑफ ओम्स लॉ। तो दोनों में से कैसे भी अगर पूछ ले, करना आपको यही है। तीसरा इसी चीज को पूछने का उसका एक तरीका ये भी हो सकता है एग्जाम में, वहां पे भी ये सब ऐसे ही करना है। तीसरा तरीका क्या हो सकता है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन करंट डेंसिटी, जिसको आप जे बोलते हो, एंड कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। तो ये तीनों में से कैसे भी वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन करना तीनों प्रोसीजर में आपको सेम है। तो आज यहाँ पे हमारा ओम्स लॉ खत्म होता है। ओम्स लॉ हमने दोनों तरीके से सीख लिया, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में भी और एक जर्नल फॉर्म में भी, या दूसरा बोलो वेक्टर फॉर्म में भी और एक स्केलर फॉर्म में भी। अब नेक्स्ट जो है एक टॉपिक बचता है कि टेम्परेचर का जो रेजिस्टेंस के ऊपर इफेक्ट है वो उसको हम कैसे मेजर करें, कि किसके ऊपर कैसे टेम्परेचर की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा, इस बात का पता कैसे चले, कौन सा वो फैक्टर है जो हमें बताएगा कि इसकी वैल्यू को देख के हम ये बता सकते हैं कि इस मटेरियल का रेजिस्टेंस टेम्परेचर की वजह से बढ़ना है या घटना है या चेंज ही नहीं होना है, वो कौन सा ऐसा पैरामीटर है। तो उसको बोलते हैं थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वो आया कहां से, वो कौन सी इक्वेशन है, फिर उस कोफिशिएंट के बारे में डिस्कस करेंगे। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर on resistance। अब ये मान लेते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पे एक बॉडी का टेम्परेचर जो है मान लिया R0 है। अब उसी सेम बॉडी को मान लिया दिस इज ए बॉडी, क्या करते हैं कि T टेम्परेचर तक गर्म कर देते हैं, मतलब उसका टेम्परेचर जो है वी इंक्रीज द टेम्परेचर T। तो अगर इसका टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज कर देंगे तो कितना हो जाएगा, T डिग्री सेल्सियस। अब मानते हैं कि इसका जो टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस पे चेंज करने के बाद इसका जो रेजिस्टेंस बन जाएगा, मान लिया वो बन जाएगा RT। अब एक इक्वेशन बनाई गई कि किसी बॉडी का रेजिस्टेंस कैसे वेरी करता है, और उसके बारे में बताया गया कि RT इज इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। ये क्या है, RT मतलब चेंज होने के बाद जो रेजिस्टेंस है वो किसके बराबर होगा, R0 मतलब ओरिजिनल रेजिस्टेंस इंटू 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। अल्फा और बीटा क्या है, दीज आर कांस्टेंट, और ये किस पे डिपेंड करते हैं, डिपेंड अपॉन दी मटेरियल। अलग अलग मटेरियल के लिए इन कांस्टेंट की वैल्यू जो है अलग अलग होगी। और टी क्या है, आप कितना टेम्परेचर चेंज करने वाले हो, ये उस टेम्परेचर की वैल्यू है। अब अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा वेरी नहीं होता है, जैसे किसी बॉडी का टेम्परेचर पहले 40 डिग्री था, फिर आपने 55 डिग्री 60 डिग्री कर दिया, मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर अगर चेंज नहीं होता है, तो ये जो क्वांटिटी है लास्ट वाली, जो ये बीटा की वैल्यू, ये बहुत ही कम होती है। तो एट स्मॉल टेम्परेचर वेरिएशन बीटा की वैल्यू जो है वेरी लेस, जो कि प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं या कुछ काम प्रैक्टिकल लाइफ में करते हैं, टेम्परेचर ऐसा नहीं कि 40 डिग्री से सीधा 300 डिग्री पे चला गया, 10 20 30 डिग्री का उसमें वेरिएशन होता है। तो ये जो लास्ट वाला बीटा वाला जो टर्म है, इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो फिर ये क्या बन जाएगा, आर टी इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी।
अब ये अल्फा क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस इज ए कांस्टेंट, लेकिन इसका क्या नाम है, थर्मल कोफिशिएंट। अब इससे क्या निकलेगा और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, पहले इसकी वैल्यू निकाल के देखते हैं। आर टी माइनस आर नोट इज इक्वल टू अल्फा इंटू टी, सॉरी ये आर नोट भी है अंदर में, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, आर टी माइनस आर नोट डिवाइडेड बाई आर नोट इंटू टी इज इक्वल टू अल्फा। आर टी माइनस आर नोट क्या रिप्रेजेंट करता है, आर टी मतलब फाइनल रेजिस्टेंस, आर नोट क्या इनिशियल रेजिस्टेंस, तो ये क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस या चेंज इन रेजिस्टेंस, चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई आर नोट क्या रिप्रेजेंट करता है, ओरिजिनल रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, ओरिजिनल रेजिस्टेंस इनटू टी क्या रिप्रेजेंट करता है, चेंज इन टेम्परेचर, 0 से लेके टी डिग्री सेल्सियस हुआ, इसलिए ये क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, और ये किसके बराबर होगा, अल्फा के बराबर होगा। दिस इज नोन एज थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो अब अगर ये अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस का बढ़ना, क्योंकि फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू पॉजिटिव, क्योंकि ये दोनों की वैल्यू तो ऑलरेडी पॉजिटिव ही रहेगी, ये तो कोई पॉजिटिव नेगेटिव का इसमें कोई मैटर है ही नहीं, क्योंकि इसमें कोई प्लस माइनस नहीं है। तो अल्फा अगर पॉजिटिव है मतलब क्या है, उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ने से। इफ अल्फा इज पॉजिटिव, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, रेजिस्टेंस विल इंक्रीज विद टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अगर अल्फा नेगेटिव है तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है कि रेजिस्टेंस विल डिक्रीज विद टेम्परेचर, मतलब अगर इस तरह की कोई कंडीशन है कि टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस घट जाता है, क्योंकि घटेगा तो ये वैल्यू कम हो जाएगी, ये ज्यादा हो जाएगी तो नेगेटिव आ जाएगा, उस सिचुएशन में अल्फा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और अगर अल्फा जो है 0 है तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, रेजिस्टेंस के अंदर कोई चेंज नहीं होगा, रेजिस्टेंस विल नॉट चेंज विद टेम्परेचर। तो ये अल्फा जो है थर्मल कोफिशिएंट, ये हमारे को एक नॉलेज देता है। अगर किसी बॉडी के अल्फा की वैल्यू हमें पता चल जाए तो हम क्या उसको देख के हमारे अंदर क्या, दिमाग के अंदर क्या आइडिया आएगा, अगर वो पॉजिटिव आता है तो समझो हम क्या समझेंगे कि इस बॉडी का रेजिस्टेंस टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ेगा। पॉजिटिव भी है, एक का 2 है, एक का 10 है, तो फिर इन दोनों बातों से क्या समझोगे, जिसका ज्यादा है मतलब इससे क्या होगा कि इस बॉडी का रेजिस्टेंस ज्यादा बढ़ेगा बाय इंक्रीजिंग द सेम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर। एक का 2 है, एक का 10 है, तो इसका मतलब क्या है कि 10 वाली बॉडी का अगर हम 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगा एज कंपेयर टू जिसके अल्फा की वैल्यू 2 है। ठीक है, तो ये हमारे को इस बात का आइडिया देता है, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, अल्फा अगर नेगेटिव है, इस बात से क्या हमारे को पता चलता है कि इस बॉडी का रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर के बढ़ने से घटेगा। तीसरी बात, अल्फा 0 है मतलब इस बॉडी का टेम्परेचर कुछ भी करो आप, कितना भी चेंज करो, रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। तो क्या प्रैक्टिकली ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। जो हम स्टडी कर रहे हैं, हम सिर्फ स्टडी कर रहे हैं कंडक्टिंग मटेरियल के बारे में, जो कि जर्नली 99% होते हैं ऑल दी मेटल्स। तो उस सिचुएशन में अल्फा की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब जो हमारी स्टडी है मेटल या कंडक्टर्स के बारे में, उनका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ता है। वो पूरी मैं बात बता चुका हूं कि रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन द रिलैक्सेशन टाइम, एंड रिलैक्सेशन टाइम क्या है? टाइम पीरियड बिटवीन टू कोलिजन। और टाइम पीरियड बिटवीन टू कोलिजन जो है घट जाता है जब हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं और जल्दी जल्दी चलते हैं और जल्दी जल्दी टकराते हैं।
और रेजिस्टेंस जो है उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो रिलैक्सेशन टाइम के घट जाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो ये हम पूरी बात कर चुके हैं। क्या ऐसे भी कोई मटेरियल है जो जिनका रेजिस्टेंस घट जाता है टेम्परेचर बढ़ने से? ऐसे हैं कुछ मटेरियल। ऐसे मटेरियल कौन है? वो है सबसे पहले तो इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है? उनका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, उनके अंदर बिल्कुल भी करंट फ्लो नहीं करता, लेकिन अगर आप उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो थोड़ा बहुत उसमें क्या होता है कि करंट स्टार्ट हो जाता है। उसका क्या कारण है? हमें पता है कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ml अपॉन ne स्क्वायर टाउ ए। अब अगर आप बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो उसमें जो बिल्कुल चिपके हुए फ्री इलेक्ट्रॉन्स नाम की कोई चीज थी नहीं, सारे चिपके हुए थे, कहीं पर रुके हुए थे, वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो जनरेट हो जाते हैं। एन की वैल्यू कुछ ना कुछ डेवलप हो जाती है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्री हो जाते हैं कुछ, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स फिर चलना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन जब होती है इंसुलेटर के केस में, जिसमें बिल्कुल कोई करंट फ्लो नहीं करता था, टेम्परेचर थोड़ा सा उसका बढ़ा देने से कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं और वो चलना शुरू कर देते हैं, इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस जो है कम हो जाता है। तो इंसुलेटर का अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? थर्मल कोफिशिएंट की नेगेटिव हो जाएगी। क्या कारण है? क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स डेवलप हो जाएंगे। एक दूसरी चीज होती है सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर के बारे में हम पूरी स्टडी करेंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन और होल कैसे फ्री होते हैं और कब फ्री नहीं होते हैं और वहां टेम्परेचर की क्या डिपेंडेंसी है। लेकिन याद रखना, सेमीकंडक्टर जो होते हैं एक जनरल कंडीशन में उनमें कोई करंट फ्लो नहीं करता, वो भी इंसुलेटर जैसे ही होते हैं। जब टेम्परेचर होता है उससे क्या इफेक्ट आता है वो हम पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे, हमारी एक अलग से यूनिट है। लेकिन अब आपको क्या याद रखना आज के बाद कि सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर ये दो मटेरियल ऐसे हैं जिनकी अल्फा की वैल्यू, थर्मल कोफिशिएंट की वैल्यू नेगेटिव होती है। थर्ड बच गया एक, अल्फा या थर्मल कोफिशिएंट की वैल्यू जीरो, मतलब टेम्परेचर कितना भी चेंज करो आप, उसका कोई रेजिस्टेंस में चेंज नहीं आएगा। इस तरह के कुछ आइडियल और बहुत अच्छे मटेरियल होते हैं जो हम अपनी लैब में एक्सपेरिमेंट में यूज करते हैं। कई वायर बनाते हैं कि इनके रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, अगर रेजिस्टेंस में चेंज आ जाएगा तो हमारी रीडिंग जो है गलत हो जाएंगी। तो वो अच्छे अच्छे मटेरियल जैसे कॉन्स्टेंटन है, मैग्नीन है, टंगस्टन है, ये कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जिनका रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर के चेंज होने से चेंज नहीं होता है। वो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए। हम काम करते रहते हैं, मान लिया 10 मिनट तक हमने एक्सपेरिमेंट किया, वायर के अंदर से करंट फ्लो रहेगा तो करंट फ्लो होने से हीट जनरेट होती है, आई स्क्वायर आर टी 10th क्लास में आप पढ़ चुके हो। हीट जनरेट होगी तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और अगर टेम्परेचर बढ़ने के बाद रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो हमने जब अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया उस टाइम रीडिंग कुछ और आएंगी और बाद में कुछ और आ जाएंगे रेजिस्टेंस चेंज होने से। तो इस तरह का मटेरियल जो है आपकी लैब में कामयाब नहीं होता है। तो for scientific reason when we are going to do experiment in our lab, there we want such type of material whose resistance should not change with the temperature. Those material have alpha 0. तो कुछ एग्जांपल मैग्नीन, टंगस्टन, कॉन्स्टेंटन, ये इस तरह के कुछ मटेरियल्स हैं, उनकी अल्फा की वैल्यू जो है 0 होती है। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टॉप इट हियर, टुमारो वी विल मीट अगेन। थैंक यू।